Hi friends, this is Kunal and welcome back to Astute Knowledge Academy. प्रीवियस वीडियो जो कि हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का शिफ्ट 2 उसके फर्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए मैच द पेयर दिया है क्वेश्चन नंबर 52। अमेंडमेंट्स दिए हैं और ये अमेंडमेंट्स कब आए हैं, ठीक है। घटना दुरुस्ती जो संविधान में बदलाव लाए गए हैं अलग अलग वक्त पे, तो ये कुछ अमेंडमेंट दिए हैं, हमें ईयर के साथ मैच करना है। दो बहुत ही कॉमन अमेंडमेंट है जो कि सभी को पता होते हैं, जिन्होंने भी आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट से रिलेट करता है वो पढ़ा है तो उनको ये चीज़ ज़रूर पता होगी। दो अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 42nd और 44th अमेंडमेंट। देखिए 42nd अमेंडमेंट को आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हो। क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर 42nd अमेंडमेंट। तो कब आया था 42nd अमेंडमेंट? 1976 में आया था हमारा जो है 42nd अमेंडमेंट। यहाँ पे देखिए ए का ऑप्शन 4 कहाँ मिल रहा है? देखिए डी में, यहाँ पे डायरेक्टली डी में सिर्फ एक ही है जहाँ पे ए का 4 आ रहा है, ठीक है। सेकेंड का देखते हैं कौन सा आएगा, 78। अगेन बी का फर्स्ट, यहीं पे ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। अगर मैच द पेयर में आपको टाइम सेव करने को मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करिए। जब आप 100% श्योर हो कि आपका आंसर यही होने वाला है और बाकी कोई भी ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलता है तो जस्ट गो फॉर द आंसर। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका कौन सा हो जाएगा फिर? 52 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, अपार्ट फ्रॉम लो इनकम द थर्ड वर्ल्ड इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इन्हें ही आज के टाइम में डेवलपिंग कंट्रीज भी कहा जाता है, ठीक है। 1990s के पहले इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था, लेकिन प्रेजेंट पीरियड में इसे ही डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है। इंडिया इज ऑल्सो अ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज का ही एक पार्ट है हम, लेकिन एज कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन नेशंस, उनसे ज़्यादा डेवलप हम हो चुके हैं। ओके, लेकिन फिर भी हम एक डेवलपिंग कंट्री है, याद रखना इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ पे दिया है कि कौन से कंट्रीज को आप आइडेंटिफाई करते हो, ऐसे कौन से फैक्टर है, एलिमेंट है जिनसे आप इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोल सकते हो। देखिए सोशल इनइक्वालिटीज होती है, सामाजिक असमानताएं बहुत सारी होती है सोसाइटी में, ठीक है, अलग अलग तरह को लेकर हो सकती है, इनकम से लेकर इनइक्वालिटी हो सकती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, कास्ट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ये सब सोशल इनइक्वालिटीज का पार्ट होते हैं और ये एक तरह का आइडेंटिफिकेशन फैक्टर भी बनता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का। सेकंड है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। देखिए यहाँ पे लिखा ही है अपार्ट फ्रॉम लो इनकम, इसी में आंसर छिपा है। जबकि लिखा है लो इनकम है तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसे हो जाएंगी? आर्थिक समृद्धि तो होगी ही नहीं। तो ऑप्शन बी जहां पे भी आता है वो रॉन्ग होने वाला है। यहीं पे हिंट दे रखा है इन्होंने, देखिए लो इनकम, फिर से ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बात ही नहीं आती है। बी कहाँ पे आ रहा है? देखिए ए ऑप्शन में बी आता है, सी में भी आ रहा है, साथ ही में देखिए डी में भी आ रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? देखिए बी जहां पे भी आएगा वो रॉन्ग आंसर होने वाला है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसे कहोगे? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ए सी डी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक पावर्टी, यस दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर, एंड जेंडर इनइक्वालिटीज, ठीक है, जो मेल फीमेल है इनके बीच में फीमेल को ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अफ्रीकन कंट्रीज में हम देखते हैं, इंडिया में भी अब कम हो रहा है फॉर्चुनेटली ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डब्ड मार्क्सिज्म एज अ टोटलिटेरियन डॉक्ट्रीन। ठीक है, टोटलिटेरियन का ही मतलब क्या होता है? आधुनिकवाद, ठीक है, यानी कि आधुनिकवादी, जहाँ पे ऑथोरिटी पूरा पावर सेंट्रलाइज होता है एक व्यक्ति के हाथ में, ठीक है, उसे टोटलिटेरियन बोलते हैं हम। अगर एग्जांपल लिया जाए तो नाजिज्म, नाजी हिटलर की, साथ ही में मुसोलिनी का फासिज्म, ये एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का
फॉर्म है, ठीक है। देखिए किसने यहाँ पे देखिए डब मार्क्सिस्ट, यानी कि उनको कहा गया है कि टोटलिटेरियन डॉक्ट्रिन है मार्क्सिज्म जो है, किसने कहा था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दो नाम दिख रहे हैं आपको, सी और डी, हाना एरेंट और एंटोनियो ग्राम्सी, ये दोनों भी मार्क्सिस्ट है। इन दोनों को भी नियो मार्क्सिस्ट कहा जाता है, नियो मार्क्सिस्ट, ओके, नियो मार्क्सिस्ट। ये चीज ध्यान में रखना है, ये खुद मार्क्सिस्ट के सपोर्टर है, तो ये तो कभी क्रिटिसाइज करेंगे नहीं मार्क्सिज्म को। तो ऑप्शन में कौन आता है, आइजिया बर्लिन, ये लिबरलिज्म के सपोर्टर है। अगेन कार्ल पॉपर भी लिबरलिज्म के ही सपोर्टर है, यानी कि लिबरलिज्म ही जो है वो क्रिटिसाइज करता है मार्क्सिज्म को। तो ऑप्शन देखिए जहां पे भी ए बी आ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। कहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 में ही आपको मिल रहा है, ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाय कॉन्फ्यूशियस चाइनीज फिलोसोफर, वन ऑफ द अमंग द एंशिएंट फिलोसोफर। जब हम सॉक्रेटिस पढ़ते हैं वेस्टर्न फिलोसोफर्स में, साथ ही में हम प्लेटो और एरिस्टोटल पढ़ते हैं, उन्हीं के कंटेम्प्रेरी पीरियड से आते हैं कन्फ्यूशियस, ठीक है। एंशिएंट जो पॉलिटिकल थिंकर्स हम पढ़ते हैं उनमें चाइनीज फिलोसोफर है कन्फ्यूशियस, उनकी कौन सी बुक जो है वो उन्होंने लिखी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कौन सी बुक नहीं लिखी गई है, तो यहाँ पे देखिए एक बुक थी उनकी, ये बुक्स ऑन एनिमल्स, ये इन्होंने लिखी नहीं है, ठीक है। एनिमल्स से पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, सोशल चेंजेस की बात करते थे, किस तरह से गवर्नमेंट होना चाहिए, बहुत कुछ कन्फ्यूशियस ने बातें बताई है, ठीक है। जब हम वेस्टर्न थिंकर्स का पोर्शन हमारा स्टार्ट कर देंगे तब डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्फ्यूशियस और बाकी सभी फिलोसोफर्स के ऊपर, ठीक है। साथ ही में देखिए यहाँ पे बी तो नहीं आएगा, ऑप्शन में कहाँ रहा है बी, यहाँ पे देखिए यहीं पे मिल रहा है आपको आंसर, ऑप्शन नंबर सी, बी और डी। ये बुक भी जो है समर एंड विंटर, ये नहीं लिखी गई थी कन्फ्यूशियस द्वारा, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूशियस पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दो बुक लिखी थी, बुक का नाम था बुक ऑफ चेंजेस और बुक ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है। सॉन्ग्स यहाँ पे कुछ हाइम्स दिए थे उन्होंने चाइनीज मैंडरिन लैंग्वेज में, ओके। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, which prime minister pursued the foreign policy of exiting non-reciprocal concession of neighboring state। किसने लाया था ये, कौन थे हमारे पीएम। देखिए मनमोहन सिंह ने भी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत कुछ बातें की है, कुछ काम भी किए हैं, अच्छे रिलेशन, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे बनाए हैं नेबरिंग कंट्रीज के साथ। नरसिम्हा राव जो है ये बिलोंग करते हैं 1991 के, ठीक है। 1992 में जो एलपीजी आया था, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तब थे नरसिम्हा राव। उसके बाद वीपी सिंह, ये बहुत पुराने हो चुके हैं। बचता कौन है, देखिए इंद्र कुमार गुजराल 12th पीएम थे इंडिया के, ओके, 12th पीएम थे, और इनका जो टेनियर था वो 1 साल से भी कम था, बहुत कम वक्त के लिए ये पीएम रह चुके हैं इंद्र कुमार गुजराल। बहुत लोग इनका नाम जानते नहीं है, लेकिन इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो वन ऑफ द बेस्ट थी। अगर आप पढ़ो इनके बारे में तो आपको जरूर पता चलेगा। ये याद रखना है कि ये 12वें प्रधानमंत्री थे भारत के, और 1997 में इनको चुना गया था एज अ पीएम ऑफ इंडिया, और 1 साल से भी छोटा इनका टेन्योर था, ठीक है। 1 साल पहले ही इनको हटा दिया गया। 98 में कौन आए थे, बीजेपी से रिलेटेड थे। ऑप्शन में जरूर मुझे बताइए कमेंट में कि 1998 में इंडिया के पीएम कौन बन गए थे। मैं हिंट दे देता हूं आपको, बीजेपी पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, which one of the following committees was appointed to review the civil service examination system, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, ठीक है। तो एक सिस्टम लाया था उनके एग्जामिनेशन सिस्टम को बनाने के लिए, एक कमीशन, एक कमिटी बिठाई गई थी। वो किसके अंडर बिठाई गई थी, देखिए 1989 में एक कमीशन आया था, ठीक है, जो कि जिन्होंने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स लाए थे, एग्जामिनेशन सिस्टम में चेंजेस किए गए थे। 1989 में ये कमेटी आई थी, किसकी कमेटी थी ये, सतीश चंद्रा की, ठीक है, सतीश चंद्रा की कमेटी। अगर आपने देखिए अशोक मेहता कमेटी, ये आई थी आई गेस 1957 के पास, ठीक है। किस चीज के लिए आई थी ये, ग्राम पंचायत, रिटायर सिस्टम, है ना, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, रिकमेंडेशन आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ग्राम पंचायत से रिलेटेड ये कमेटी थी। सिंघवी संथनम कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन से थी, सिंघवी भी एडमिनिस्ट्रेशन से थी, तो करेक्ट ऑप्शन डी सतीश चंद्रा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट आर द इसेंशियल ग्लासनॉट, ठीक है, वर्ड याद रखना, ग्लासनॉट पॉलिसी ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है।
किस तरह से प्रोनाउंस करोगे इसे? रशियन प्रेसिडेंट रह चुके हैं गोब्राचेव, ठीक है, इसे गोब्राचेव प्रोनाउंस नहीं करोगे आप, ठीक है, गलत प्रोनाउंसिएशन है। रशियन नाम है, पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत सभी को होता है, गोब्राचोव, ठीक है, आप इसे सिर्फ प्रोनाउंस करेंगे गोब्राचोव, ठीक है, रशियन नाम है, जबान अटक जाती है सभी की। चलिए देखते हैं ग्लास नॉट। पहले तो समझिए ग्लास नॉट का मतलब क्या होता है। ग्लास नॉट का मतलब होता है ओपननेस, ठीक है, रशियन लैंग्वेज में ग्लास नॉट का मतलब होता है ओपननेस, ठीक है। तो इन्होंने कुछ इसेंशियल पॉलिसी लाई थी, ओपननेस पॉलिसी लाई थी, ठीक है। कब थे ये मिखाइल गैब्रोविच? देखिए बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है मिखाइल गैब्रोविच। 1985 से लेके 1991 तक इनका टेन्योर था, ठीक है। पहले यूएसएसआर के ये इकोनॉमिक काउंसिल में थे रशिया के। जब रशिया बन चुका था उसके बाद एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन्होंने काम किया है। देखिए ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, पीस नोबेल प्राइज मिला है इनको, साथ ही में इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। दोनों भी इंटरनेशनल अवार्ड्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिखाइल गैब्रोचेव, ठीक है। तो नोबेल और ग्रैमी दोनों अवार्ड इनको मिले हैं, और जो ग्रैमी अवार्ड इनको मिला है ये इनके साथ मिला था। देखिए जो यूएस के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन और मिखाइल, वो दोनों को मिलाकर ग्रैमी अवार्ड मिला है। चलिए आंसर देखते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर हो सकता है आपका। प्रमोशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम क्रिटिसिज्म, यस ऑफ कोर्स इस चीज की बात की थी ग्लासनॉट पॉलिसी में। एंड ऑफ लीडिंग रोल कम्युनिस्ट पार्टी, नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म करने का बात नहीं किया था इन्होंने। लूजनिंग कंट्रोल ऑन मीडिया पब्लिशिंग, ठीक है, ये भी इन्होंने बात कही थी, ठीक है। और क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, नहीं, ये बात नहीं की थी। करेक्ट आंसर रहेगा ए और सी। कहाँ आ रहा है देखिए ऑप्शन में ए एंड सी, बी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। मिखाइल गैब्रोविच का जो है लाइफ का जर्नी बहुत ही अच्छा है, बायोग्राफी जरूर आज गूगल करिए और पढ़िए इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, रॉबर्ट पैकहैम, ठीक है। रॉबर्ट पैकहैम ने इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द असेंबलीज ऑफ एफ्रो एशियन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे ये येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे थिंकर थे, एक तरह से जो है वो लैटिन अमेरिका, या आप इन्हें बोल सकते हो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर इन्होंने बहुत सारी बुक भी लिखी है। एक उनकी फेमस बुक आई थी लिबरल अमेरिका एंड द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, 1973 में इनकी एक बुक आई थी, ठीक है। फिर से नाम बता दो आपको, लिबरल अमेरिका एंड द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। साथ में इन्होंने एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया था जिसे कहा जाता है डिपेंडेंसी मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने बताए थे। देखिए इन्होंने कहा था लेजिटिमेटेड फंक्शनिंग होना चाहिए, सेफ्टी वॉल फंक्शन होना चाहिए, साथ ही में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरव्यू भी होना चाहिए, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविटीज, न्यायिक का बारे में उन्होंने कभी बात ही नहीं की थी, ठीक है। ये तीन एलिमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं थर्ड वर्ल्ड और अफ्रो एशियन कंट्रीज के लिए या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए। तो देखिए ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। कहां पे मिल रहा है आपको? ए बी सी, ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट हैव बीन कंक्लूडेड बाय इंडिया विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज इन पास्ट 7 years। कौन से एग्रीमेंट हुए हैं पिछले 7 सालों में? करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पिछले 7 सालों में किस कंट्री के साथ जो है हमने एग्रीमेंट्स किए हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए हैं? कौन सी कंट्रीज है? इंडो नेपाल पावर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है क्या इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। यस, ये करंट में आ रही है बात, करंट का न्यूज है ये। आई गेस अराउंड 2014 में जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में टाई अप हुआ है, एक पावर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट बनने वाला है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। अफगानिस्तान को तो हमने हेल्प की है। सलमा डैम जो है हमने इसी डैम को, जो फ्रेंडशिप डैम है, एक डैम बनाया है हमने अफगानिस्तान में, उसी का नाम है सलमा डैम। देखिए ऑप्शन सी, चित्तगांव पोर्ट इन बांग्लादेश, नहीं, ये काम इंडिया चाहता था कि बांग्लादेश इंडिया को दे, लेकिन चाइना को ये प्रोजेक्ट दे दिया है, चाइना के साथ एग्रीमेंट कर लिया है बांग्लादेश ने। बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट इन मालदीव्स,
ठीक है। देखिए मालदीव्स में पार्लियामेंट बनाने के लिए पाकिस्तान ने हेल्प करने की मतलब एग्रीमेंट किया है उनके साथ। इंडिया का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, यानी कि ए और बी करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए में मिल रहा है केवल ए और बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, लेकिन जो आंसर की है उसमें दिया है ये ऑप्शन बी और सी। देखिए चित्तगांव पोर्ट चाइना बना रहा है, ऑलमोस्ट काम शुरू हो चुका है बांग्लादेश में बनाने का, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमने एक सेतु बनाया है, एक ब्रिज बनाया है, ठीक है, जिसे हमने कहा है मैत्री सेतु। ठीक है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच का टाइप है, एक सेतु बनने वाला है, ब्रिज बनने वाला है, जिसका नाम रहेगा मैत्री सेतु। ठीक है, बांग्लादेश के ही पोर्ट पे ये बनने वाला है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया का त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। तो ये याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। चित्तगांव पोर्ट हमने नहीं बनाया है, मैत्री सेतु हम बनाने जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे ए करेक्ट है, आंसर की में सी दिया है वो करेक्शन हो जाएगा सेकंड की में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, अरेंज क्रोनोलॉजिकली किसके बुक है? प्लेटो। प्लेटो के फेमस बुक है। कौन सी बुक पहले आई थी, कौन सी बुक लास्ट में आई थी? ठीक है, ये आपको बताना है। सबसे पहली बुक लिखी गई थी 1399 में, अपॉलॉजी 399 बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट के एरा में लिखी गई थी। अपॉलॉजी उनकी फर्स्ट बुक थी। ठीक है, उसके बाद उनका बुक आया था, देखिए, स्टेट्समैन। ठीक है, स्टेट्समैन, रिपब्लिक और उसके साथ लॉज। देखिए लॉज जो उनकी बुक है वो सबसे लास्ट में आई थी, ये चीज याद रखना। जो लॉज बुक है वो सबसे लास्ट में आई थी और अपॉलॉजी जो है वो सबसे पहले आई थी। तो आंसर जो है वो किस तरह से होना चाहिए? सेकेंड बुक आई थी रिपब्लिक उनकी। ठीक है, 375 में रिपब्लिक ये बुक आई थी उनकी। ओके, और उसके बाद उनका एक बुक आया था स्टेटमेंट और लॉ। तो ए बी डी सी ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। ओके, लेकिन जो हमारी की है, ठीक है, की में जो है अलग ही आंसर दे रखा है, हमें की में अलग आंसर दे रखा है, लेकिन हमारा ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे टाइमलाइन पीछे पीछे जा रही है, आपको पता होना चाहिए। जो टाइमलाइन चलती है वो पीछे पीछे चलती है, बीसी से लेके एडी तक उल्टा टाइम चलेगा। ठीक है, 399 पहले आएगा, 375 उसके बाद आएगा। ठीक है, जो स्टेटमेंट लिखी थी वो 360 में लिखी थी उन्होंने। ठीक है, 360 बीसी में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, द इसेंस ऑफ हैथरॉन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हैथरॉन एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इल्टन मायो द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, इल्टन मायो, इसी हैथरॉन एक्सपेरिमेंट को ही आप मायो की मैनेजमेंट थ्योरी भी बोलते हो। ठीक है, मैनेजमेंट थ्योरी भी इसे बोलते हो। यहाँ पे देखिए ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, यस करेक्ट आंसर है यहाँ पे। यहाँ पे और एक बुक दी है आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ये हमने प्रीवियस जो हमारा पार्ट 1 है उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया है इस बुक के ऊपर। ये बुक लिखी गई थी फेडरिक टेलर द्वारा। ठीक है, फेडरिक टेलर ने एक बुक लिखी थी। तो जहां पे भी बी आ रहा है वो तो आंसर रॉन्ग रहेगा, ये रॉन्ग है, अगेन ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा आना चाहिए? ए सी जो है ह्यूमन एटीट्यूड्स, यस ऑफ कोर्स मैनेजमेंट थ्योरी का ही पार्ट है। बैंक राइटिंग वायरिंग एक्सपेरिमेंट भी जो है वो मैनेजमेंट यानी कि हैथरॉन एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे सी, ए सी डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, यहाँ पे जो है ए और सी, ऑप्शन ए जो है की में करेक्ट दिया है लेकिन ये रॉन्ग है, सी करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, दो स्टेटमेंट दिए। देखिए दो स्टेटमेंट में कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, ये आपको बताने हैं। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, आंख का रिपोर्ट होता है, दो आंख जो आ चुके हैं इंडिया में, फर्स्ट आंख और सेकंड आंख। आंख यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आई थी, उन्होंने उसका जो है 7th रिपोर्ट का टाइटल था कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन डेल्थ विथ इलीगल माइग्रेशन इनटू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है हमारे, वहां पे नक्सलिज्म बोल सकते हो आप, माओइज्म, उनकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ चुका था।
तो उनको कर्व करने के लिए, खत्म करने के लिए देखिए 7th रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है वो 100% जो है करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है आपको। सेकंड देखते हैं लोकवानी, कहाँ पे आया था, ये यूपी में आया था, ठीक है। लोकवानी कब इनिशिएट किया गया था, शुरुआत की गई थी बता रहे हैं यहाँ पे 2009 में। लेकिन अगर आप यूपी से हो, अगर आपने पढ़ा है इस चीज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है इसके बारे में, 2004 में आया था, ठीक है। लोकवानी जो है वो उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट था, ये आया था 2004 में। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन की में कौन सा दिया है, ठीक है, की में दिया है बी ऑप्शन कि दोनों भी सत्य है। नहीं, स्टेटमेंट 2 सत्य नहीं है, 2004 में आया था, यहाँ पे 2009 दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन मैच द पेयर दिया है, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स उनके फेमस बुक्स दिए गए हैं। इसमें से दो नाम हमने प्रीवियस जो स्लाइड है पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, ठीक है। गिया हाइपोथेसिस या गिया थीसिस हमने कब पढ़ा था, पार्ट 1 में। किसने दिया था, जेम्स लवलॉक। तो बी का तो होना चाहिए 3 गिया, ठीक है। अगेन रेचल कार्सन, ठीक है, किससे रिलेट करती थी ये, एक इकोलॉजिस्ट थी, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट में ये काम करते थे, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज पे इन्होंने डिस्कस किया है। इनकी फेमस बुक थी द साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है। अब देखिए बी का होना चाहिए 3, कहां पे मिल रहा है आपको, दो ऑप्शन मिल रहे हैं ये और ये, यानी कि ये दोनों तो कट गए। 50-50% एलिमिनेशन मेथड यूज करिए यहाँ पे, ठीक है। दो ऑप्शन खत्म हो गए, अब बच्चे सिर्फ 2 ही है, 50% चांसेस है आंसर करेक्ट आने का आपके पास यहाँ पे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, लेकिन जवाब जो है वो सही करके आना है, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ बताऊंगा मैं एंड ऑफ द स्लाइड क्या हो सकता है। बी रेडी फॉर द कट ऑफ, हाई लगने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। एग्जाम टफ थी आई नो, लेकिन कट ऑफ तो बढ़ने ही वाला है, ठीक है। हर साल का ट्रेंड है ये, कुछ परसेंटेज से कट ऑफ बढ़ेगा ही, देखिए। बी और डी का देखिए 1 कहाँ पे आ रहा है, डी का 1 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है, आप कर सकते हो। ये शुमाकर ने कौन सा बुक लिखा था, देखिए ए का हो जाएगा 4 स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और कैपरा ने लिखा था द टर्निंग पॉइंट। तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। ये दो चीजें आपको, अगर लवलॉक का गिया थीसिस पता है, रेचल कार्सन जो है, जो साइलेंट स्प्रिंग उनकी बुक थी, ये एक इकोलॉजिकल बुक थी, एनवायरमेंट रिलेटेड बुक थी इनकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का। हम कौन से कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, इटली, यूएसए, यूके, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड, इन इंपॉर्टेंट कंट्रीज के जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करने वाले हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में। तो देखिए सबसे पहले जो है वो किसका कॉन्स्टिट्यूशन आया था, यूएसए का आया था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, सबसे पहले से लेके सबसे लास्ट में आया था, ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, चलिए ये तो सभी को बताऊंगा, 1949 26 नवंबर 1949 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया था। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1787 में। देखिए बहुत पुराना है ये, ठीक है, बहुत ही पुराना है। यूएसए एज अ डोमिनियन बन चुके थे, उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1787 में। इसके पहले एक बोस्टन पार्टी हुई थी, ठीक है। अगर आपको पता है बोस्टन पार्टी क्या थी कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपका भी नॉलेज आज टेस्ट करेंगे हम। स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, 1848 में आया था, ठीक है। स्विट्जरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1848 में आया था। उसके बाद देखते हैं हम कनाडा, ठीक है। देखिए कनाडा के बारे में, जब कनाडा जो ब्रिटिश के अंडर था 1867 में इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन आया था, लेकिन ठीक है, लेकिन 1992 में, ठीक है, 1982 में, ठीक है, 1982 में कनाडा को सेपरेट सोवरिन रिपब्लिक बना दिया था, ठीक है। एलिजाबेथ टू जो क्वीन थी उन्होंने, तो 1982 में इनका जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था। इसके पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब वो कब किसके अंडर थे, ब्रिटिश रूल के अंडर थे। लेकिन जब उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, 1892। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, BADC। कहां मिल रहा है, BADC, देखिए
ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर, BADC ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स इंडियन और नॉन इंडियंस यानी कि फॉरेनर दोनों भी कुछ मौलिक अधिकार एंजॉय करते हैं। कौन से अधिकार है? देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एजुकेशनल राइट तो सभी को है, लेकिन कल्चरल राइट नहीं, कल्चरल राइट नहीं है सभी को। राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये इंडियन लोगों के लिए दी गई है भैया। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वो सभी को नहीं मिलेंगी। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, काम नहीं है, जॉब नहीं है, वैकेंसी पड़ी है, सरकार भर्ती नहीं है, दूसरों को कब दे जब हमारे खाने के लाले हैं। राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, यस, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। सी, समानता का अधिकार सभी को होता है, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर। तो आपका करेक्ट आंसर आपको मिल गया, आंसर सी करेक्ट है यहाँ पे। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ हम लोगों को है, हम भारतीय है भाई, स्वतंत्रता के मजे सिर्फ हम उठाने वाले हैं। चलिए अब बताइए, राइट टू इक्वेलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 जो है वो आपको राइट देता है। साथ ही में ऐसे कौन से अधिकार है फंडामेंटल राइट्स के जो इंडियन और फॉरेनर दोनों को ही मिलते हैं? ठीक है, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये दोनों अधिकार मिलते हैं। देखिए, फ्रीडम नहीं मिल रहा है, आर्टिकल 19 नहीं मिल रहा है, लेकिन आर्टिकल 20, 21 और आर्टिकल 14 ये तीन अधिकार इंडियन और फॉरेनर दोनों को भी कॉमनली प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन यहां पे लिस्ट दिया है, डिस्प्यूट इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। यहां पे एक क्वेश्चन कॉमन है, देखिए काला पानी वाला, ये ऑलरेडी इस एग्जाम में 2 बार पूछ लिया है यूजीसी ने। ठीक है, 2 बार ये सवाल आया है काला पानी डिस्प्यूट से। ठीक है, पहले 50 सवाल में 2 बार ये पूछा गया और ये थर्ड टाइम हो गया। ऑलरेडी मैंने बताया आपको, काला पानी डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के बीच में चल रहा है। काला पानी ये जगह कहां पे है? ठीक है, देखिए काला पानी यानी कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग मत लीजिए, कोई काला वाला पानी नहीं है वहां पे। ये एक एरिया है, एक टेरिटरी है उत्तराखंड और नेपाल बाउंड्री को लगकर, उन दोनों बाउंड्री के बीच में, इंडिया का उत्तराखंड और नेपाल। तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में चल रहा है। देखिए, चाइना के साथ करंट में ही चल रहा है, गलवान डिस्प्यूट, गलवान घाटी को लेकर फाइट चल रही है। पेंगोंग रिवर अगर यहाँ पे होता था तो अगेन चाइना और इंडिया के बीच में पेंगोंग रिवर के पास झड़प हुई थी, है ना। हमारे इंडियन आर्मी वालों ने मजे से कूट दिया था चाइनीज आर्मी वालों को, है ना। अगर आपने न्यूज देखी है तो आपको जरूर पता होगा। ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में 100 अमेंडमेंट जो हुआ था, कुछ टेरिटोरियल एग्रीमेंट हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, कुछ टेरिटरी हमने बांग्लादेश को दे दी थी और कुछ टेरिटरी उनसे ली थी। 100 अमेंडमेंट है ये। ठीक है, 100 अमेंडमेंट, तो बी का हो जाएगा 3। और पाकिस्तान के साथ हमारा कौन सा है? बागलिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, वाटर के ऊपर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, बागलिहार डैम के ऊपर। ठीक है, कौन सी रिवर पे है ये पता होना चाहिए, चिनाब रिवर। ठीक है, चिनाब रिवर पे ये प्रोजेक्ट है और ये डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। देखिए कहां पे आ रहा है, ए का 2, 2 ऑप्शन में दिख रहा है, ए का 2, ए का 2। बी का देखिए 3 कहां पे आ रहा है, सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। देखिए, सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपका इसी के साथ रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, तो आप अगर बुक पेन लेकर बैठे हो, नोट कर रहे हो पॉइंट्स को, दैट इज, अब उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। ठीक है, तो वो चीज जरूर करिए, बुक पेन लेके बैठिए, आराम से बैठिए, खाली वक्त में वीडियो देखिए, फुर्सत से देखिए, स्लो करके देखिए, लेकिन पॉइंट नोट जरूर करिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, शैलो इकोलॉजिस्ट बिलीव्ड इन। ठीक है, 2 तरह की इकोलॉजी होती है। इकोलॉजिज्म एक दिया है हमें, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल ट्रेडिशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इकोलॉजिकल, डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी क्या होती है डिस्कस करेंगे हम आने वाले लेक्चर में, जल्दी ही उसका लेक्चर आने वाला है। ठीक है, किस चीज की बात करते हैं वो, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल की बात करते हैं, यस। सस्टेनेबल ग्रोथ की भी बात करते हैं, एंटी ग्रोथ की बात करते हैं क्या ये? चलिए जल्दी से बताइए, एंटी ग्रोथ की बात करते हैं क्या? यस, एंटी ग्रोथ की भी बात करते हैं ये, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ 2 ही बताने हैं, तो एंटी ग्रोथ ऑप्शन कहीं पे भी नहीं आएगा। और इकोसेंट्रिज्म, देखिए डीप इकोलॉजी जो है वो इकोसेंट्रिज्म में बिलीव करती है, शैलो इकोलॉजी
एंथ्रो में बिलीव करती है, ठीक है, एंथ्रोसेंट्रिक, ठीक है, और डीप इकोलॉजी जो है वो इकोसेंट्रिज्म को रिफ्यूज करती है, रिजेक्ट करती है। तो ऑप्शन ए और सी यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इकोसेंट्रिज्म को क्यों बिलीव नहीं करती है शैलो इकोलॉजी, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए इकोलॉजी में बात किस चीज की होती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात होती है, एनवायरमेंट को किस तरह से प्रॉपरली यूज किया जाए, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो। लेकिन जो शैलो इकोलॉजी है वो बोलती है कि जो एनवायरमेंट है वो ह्यूमन के नीड के लिए बना है, ठीक है, हमारी जरूरतों के लिए बना है, तो हम जिस तरह चाहे उसका अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ठीक है भैया, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। मेरे दो स्टूडेंट जो है वो पीएचडी कर रहे हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के ऊपर, एक नोएडा में और एक यूपी से है। दोनों भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में उनका सक्सेसफुली आरआईएफ मीटिंग हो चुका है, पहला प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी करने के लिए, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं बेसिक फीचर कौन सा नहीं है। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन 2 बार आया गया है। जो लेटेस्ट डॉक्ट्रिन आया था वो आया था 2004 में, जिसमें हमने कुछ बदलाव किए हैं। इसके बाद फिर से 2015 और 16 में भी इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आया है, ठीक है, मोदी जी के गवर्नमेंट ने कुछ क्लॉज ऐड किए हैं यहाँ पे। सीएमडी मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, ये फीचर है हमारे इसका, ठीक है, तो ए तो होगा ही नहीं, नॉट पूछा गया है, याद रखिएगा नॉट, ओके, तो ए तो होगा नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। यस, हमने कहा है कि हम कभी किसी के ऊपर पहले हमला नहीं करेंगे, न्यूक्लियर का अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने हम पे अटैक करने के बाद हम नहीं करेंगे, तब तो हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे आने सामने वाली कंट्री को, अगर हम पर वो पहले इस्तेमाल करता है तो। लेकिन हम खुद से कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज भारत हमारा प्यारा कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, ठीक है, हम सभी प्यार करते हैं हमारी कंट्री से, पॉलिसी भी हमारी बहुत प्यारी होती है। नो यूज अगेंस्ट फ्रेंडली कंट्रीज, ऐसा कहीं पे भी दिया नहीं गया है। कोई भी फ्रेंडली कंट्री हो हमारी, अगर वो हम पर अटैक करती है, न्यूक्लियर अटैक करती है, तो हम जवाब जरूर देंगे उसे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। नॉट पूछा है, ये हमारी पॉलिसी का पार्ट नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नॉट अगेंस्ट स्टेट हैविंग अ कन्वेंशनल वेपन ओनली, ठीक है। अब ऐसे गरीब कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर वेपन ही नहीं है, तो उनके ऊपर हम कभी भी हमला नहीं करेंगे, ये हमने हमारी पॉलिसी में एक फीचर ऐड किया है। तो ए बी डी करेक्ट है, नॉट पूछा है तो सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर रिफॉर्म इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, प्रक्रियात्मक कमी या दोष आपको बताना है। नॉट पूछा है, याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान से पढ़ना, नॉट पूछा गया है, ठीक है, और जिनको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए हिंदी में दिया गया है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश ये डिबेट में मत फंसिए, जो मिल रहा है वो लीजिए। किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो आप, अगर आप मुझे पूछो कि आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बता दूंगा मटेरियल बहुत कम मिलेगा आपको हिंदी में। इवन अगर आप गूगल करते हो तो आपको इंग्लिश में ही मटेरियल ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। और जो ये किताबें आ रखी है मार्केट में हिंदी की 200 और 500 पेजेस में पूरा पॉलिटिकल थ्योरी और इंटरनेशनल रिलेशन उसमें दिया गया है, प्लीज उसे मत पढ़िएगा। वो 2010 के पहले अच्छी बुक थी, 2015 के पहले अच्छी थी, 2018 के बाद सिलेबस डायनामिक हो चुका है, सवाल भी बहुत ज्यादा डीप पूछे जा रहे हैं, तो कोई एक बुक के पीछे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा पढ़ने के लिए। 2-3 बुक्स पढ़िए, अगर हिंदी में पढ़ रहे हो तो आप, या तो सबसे बेस्ट है आपका जो एमए का स्टडी मटेरियल है, आप उसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन खुद से रिसर्च करना बहुत जरूरी है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो आप नेट क्लियर करने के बाद, तो आपके पास रिसर्च करने के स्किल होने चाहिए। पीएचडी में भी आपको खुद रिसर्च भी करना है, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। देखिए सेकंड ऑप्शन ये जो है ये करेक्ट दिया है, नॉट पूछा है, ये तो सही है। पब्लिक इंटरेस्ट पीआईएल ऑफ कोर्स एक तरह का फैक्टर है, एलिमेंट है हमारे जुडिशियल सिस्टम का। थर्ड, एंटिक्वेटेड नेचर ऑफ कोर्ट प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, नहीं, ये नहीं हो सकता। नॉट पूछा है हमें, तो नॉट पूछा है तो करेक्ट कौन सा रहेगा, सी, ठीक है, सी हेयर विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। स्लोलीनेस
जुडिशियल प्रोसेस को फास्ट करने का काम भी कर रहे हैं, है ना। कोई कोई केसेस में हम फास्ट अपीलिंग कोर्ट इस्टेब्लिश करते हैं, जल्दी से जो है वो जस्टिस देने की कोशिश करते हैं। तो ए बी डी तो ये करेक्ट है और सी रॉन्ग है, हमको रॉन्ग ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेंस मॉर्गनथाउस थ्योरी ऑफ रियलिज्म। इंटरनेशनल थ्योरी की जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना तो सबसे पहला और सबसे फेमस थिंकर दो ही नाम याद आते हैं, एक है हंस मॉर्गनथाउ, ठीक है, और दूसरे कौन से हो जाएंगे, डेविड ईस्टन सिस्टम थ्योरी वाले, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी वाले एल्मंड एंड पॉवेल। ये तीन या दो नाम जो है वो बहुत ही फेमस है। इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, हंस मॉर्गनथाउ की थ्योरी, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा होना चाहिए यहाँ पे। देखिए नॉट पूछा है, नॉट बेसिक प्रिंसिपल, फीचर नहीं है उनकी रियलिज्म की थ्योरी का। नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, यस ये करेक्ट है। जो नेशनल का इंटरेस्ट है पावर और अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं, ये इनका भी यही कहना है कि जो कंट्रीज है वो सिर्फ और सिर्फ पावर गेन के पीछे लगी है, सारी ही कंट्रीज, ठीक है। पॉलिटिक्स इज ऑटोनॉमस स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, यस ये भी इन्होंने बताया है। पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय यूनिवर्सल मॉरल लॉज, भैया इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे नैतिकता का कोई सवाल ही नहीं आता, इथिक्स मोरालिटी इन चीजों की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो ऑप्शन सी नॉट पूछा है तो यही उसका फीचर नहीं है, ठीक है। मॉरल वैल्यूज की बात ही नहीं आती है इंटरनेशनल रिलेशन में, वहां पे सबको पावर गेन करना है, ठीक है, वहां पे कोई किसी पे दया नहीं खाने वाला है मॉरल वैल्यूज को लेकर। तो ऑप्शन सी हियर विल बी दी करेक्ट आंसर। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन होते हैं ऐसे कुछ, अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो कॉमन सेंस पे ही आप इस सवालों के ऐसे सवालों के जवाब इजीली दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेडरिच हर्सबर्ग इज फेमस फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग थियरीज। कौन सी थियरी दी थी, कौन है, ठीक है, फ्रेडरिच हर्सबर्ग है कौन, ठीक है, कहां से आए हैं। इनकी जो ये थियरी है, देखिए मोटिवेशनल थियरी दी थी, और इन्हीं के मोटिवेशनल थियरी को ही फैक्टर थियरी ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, टू फैक्टर्स थियरी ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। तो ऑप्शन डी हियर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स आर। बिहेवियरल अप्रोच मॉडर्न अप्रोच का पार्ट है ना, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करता है। किसको क्रिटिसाइज करने के लिए आया है ये, किसको क्रिटिसाइज करता है, किसे रिप्लेस करता है ये, ट्रेडिशनल अप्रोचेस को, है ना। बिहेवियरल अप्रोचेस में कौन से अप्रोचेस आते हैं, मॉडर्न अप्रोचेस में बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल, सिस्टम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियरी, कम्युनिकेशन थियरी, बहुत सारी थियरीज आती है, मार्क्सिस्ट थियरी, ये सारे मॉडर्न अप्रोचेस और कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस में आते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोचेस में कौन सी आती है, फिलोसॉफिकल अप्रोच, ठीक है, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल, लीगल अप्रोच, है ना, ये सारी ट्रेडिशनल अप्रोच में आती है। ओल्ड अप्रोचेस, क्लासिकल अप्रोच भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा दिया है, इंपेरिकल इन नेचर। इंपेरिकल का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक, है ना, साइंटिफिक, और इसे फैक्ट बेस्ड अप्रोच भी कहा जाता है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ओल्ड अप्रोच है, उन्हें वैल्यू बेस्ड अप्रोच कहा जाता है। वो वैल्यूज, मॉरल्स, इथिक्स, नैतिकता, इन चीजों के ऊपर ज्यादा बात करते हैं, बेसिकली उटोपियन है वो, ठीक है। नेक्स्ट, फोकस ऑन साइंटिफिक व्यू ऑफ पॉलिटिकल, सॉरी थोड़ा कोल्ड हो गया है मुझे, एडजस्ट करिए। फोकस ऑन साइंटिफिक व्यू ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी, यस ऑफ कोर्स, साइंटिफिक व्यू, अगेन इंपेरिकल का ही मतलब साइंटिफिक होता है। फोकस्ड ऑन फिलोसॉफी, नहीं, ये किसका है, ये तो फीचर हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच का। तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, ए बी सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। कहां पे दिया है, ऑप्शन बी, ए बी सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट। अब ये कुछ इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये बताना है हमको, ठीक है। सबसे पहले देखिए, एक जो चीज है नीति आयोग। नीति आयोग हमको पता है जो प्लानिंग कमीशन था, 5 ईयर प्लान जो करते थे, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 2015 में आया है, ठीक है। तो ये तो सबसे लास्ट में आपको दिखना चाहिए, जो डी है वो लास्ट में आना चाहिए। देखिए 3 ऑप्शन में है, ये ऑप्शन कट गया आपका, ठीक है, ऑप्शन डी तो कट गया, तो आपके पास अभी सिर्फ 3 चांसेस है, 3 ऑप्शन है, यानी कि 75% आपके पास अभी भी चांस है कि आप
सही जवाब दे सकते हो। उसके बाद देखते हैं जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कब आया था। ये सबसे पुराना है, देखिए ये सबसे पुराना है। ये कब आया था ये 1926 में अंग्रेजों ने लाया था। ठीक है, इसका नाम क्या था। ठीक है, इंपेरिकल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज भी इसको बोला जाता था। ठीक है, इंपेरिकल। उसके बाद जो है 1935 के बाद इसका नाम यूपीएससी किया गया है। ठीक है, उसके पहले इंपेरिकल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज इसे कहा जाता था। ये आया था 1926 में। जो सेंट्रल विजिलेंस है वो आया था 1964 में आया था ये। ठीक है, 1964 में। और जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन है, 14th पूछा है। देखिए फर्स्ट अगर पूछा जाता था तो ये सेकंड नंबर पे आता था। ठीक है, बी के बाद ए आता था, लेकिन 14th पूछा है। 14th नेशनल कमीशन भैया हमारी आई है फाइनेंस कमीशन 2013 में। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए आपका यहाँ पे, BCAD। कहा दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, BCA और डी। देखिए नीति आयोग पता होना चाहिए आपको। यूपीएससी की आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, ऑप्शनल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो PSIR की, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कंसिडर्ड डेमोक्रेसी एज अ टाइप ऑफ सोसाइटी इन विच पॉलिटिकल एलिटीज रिक्रूटेड फ्रॉम डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडिविजुअल मेरिट। एक तरह से क्रिटिसाइज किया गया था इसे। ठीक है, किसने क्रिटिसाइज किया था, ये एक मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट फिलोसोफर है टीबी बॉटमोर। टीबी बॉटमोर ने क्रिटिसाइज किया था डेमोक्रेसी को। उन्होंने कहा था कि जो डेमोक्रेसी में हम जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, हम उनका जो इंडिविजुअल मेरिट है, यानी कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या अचीव किया है, वो देखकर ही उनको हम चुनते हैं हमारे नेता, है ना। पॉलिटिकल इलाइट्स होते हैं, एलिटिस्ट ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो बॉटमोर है ये बहुत ही एक फेमस है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये एक ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश जो है यानी कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। वहां पे ये एक प्रोफेसर के पोस्ट पे थे बॉटमोर। ठीक है, और साथ ही में इनकी बहुत फेमस बुक भी है। एक उनकी बुक आई थी द सोशियोलॉजी। ठीक है, 1962 में इनकी फेमस बुक आई थी सोशियोलॉजी। उसके बाद इनकी और एक बुक आई थी एलिटीज एंड सोसाइटी 1964 में। और देखिए जहां पे भी सोशियोलॉजी का नाम आता है, या जब हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस वर्सेस पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की, तब आपको इनके बुक्स के नाम जरूर पढ़ने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट और एक बुक इन्होंने लिखी थी सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, 1976 में आई थी। और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इनकी बुक जो है वो 1979 में आई थी। तो ऐसे चार बहुत ही फेमस बुक बॉटमोर जी ने लिखे हैं, जरूर पढ़िएगा, अदरवाइज नोट करिए जो मैं बता रहा हूं आपको। विल किमलिका इज द पॉइनर ऑफ विच राइट। किस चीज से रिलेट करते हैं विल किमलिका, और एक नाम है इनके साथ जोड़ा जाएगा भीकू पारेख। भीकू पारेख और विल किमलिका किस चीज से बिलोंग करते हैं, मल्टीकल्चरिज्म से बिलोंग करते हैं ये दोनों। ठीक है, और किस चीज के राइट की बात करते हैं, ये कल्चरल राइट की बात करते हैं। सैलेड बॉल थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी है इनकी। ठीक है, जहां पे वो बात करते हैं कि अगर आप कोई भी कंट्री में रहते हो लेकिन आपको वहां पे अपने ओरिजिनल कल्चर को प्रिजर्व करने का राइट मिलना चाहिए, तो कल्चरल राइट की बात करते हैं विल किमलिका। साथ ही में इनके साथ नाम याद रखिएगा भीकू पारेख, दोनों भी एक मल्टी कल्चरलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच पर्पस वॉज द कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया। कैबिनेट मिशन कब आई थी, 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में लाई गई थी। किसने भेजी थी ये, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने। ठीक है, क्लेमेंट एटली ने जो है वो 1946 में भेजा था कैबिनेट मिशन। किस चीज के लिए भेजा था, देखिए इस्टेब्लिश नेशनल गवर्नमेंट सॉरी यस, ये इस चीज के लिए भेजी गई थी। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट बनाने के लिए यस लाई गई थी। सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ नेशनल मूवमेंट, नहीं, नेशनल मूवमेंट को खत्म करने के लिए नहीं लाया था इन्होंने, कम करने के लिए नहीं लाया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन प्रोविजन लाने के लिए यस ऑफ कोर्स। ABD यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ABD हियर इज द करेक्ट आंसर। सी रॉन्ग है, क्योंकि 1946 तक चले जाओ आंदोलन जो कि हमारा 1942 में हुआ था,
तभी ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि अब इंडिया वालों के भैया गुस्सा रोक नहीं सकते, अब अगर रुके तो इंडिया वाले तोड़ फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे हमको। तो इसी के चलते 1946 में उन्होंने एक कमीशन भेजा था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, ठीक है। पैथिक लॉरेंस, अगर आपको इसके चेयरमैन का नाम बताओ तो पैथिक लॉरेंस जो है इस कैबिनेट मिशन कमेटी के जो है वो चेयरपर्सन थे, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, साथ में हिस्ट्री का भी स्टडी हो रहा है, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया इसमें आने वाला है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक कंट्रीज कौन सी कंट्रीज आती है बिम्स्टेक्स में? इंडिया है क्या उसमें? यस, इंडिया उसका पार्ट है, ठीक है। बिम्स्टेक का मतलब क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। बिम्स्टेक कौन सी कंट्री आती है इसमें? देखिए इंडिया आता है, श्रीलंका आता है, देखिए जापान का इसमें कोई लेना देना नहीं है, चाइना और पाकिस्तान को तो हम वैसे भी लेते नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी लेते नहीं है। सार्क से ही इनको हटाने का काम चल रहा है। सार्क पता है आपको? SAARC, सार्क, ठीक है। 7 कंट्रीज है, अफगानिस्तान को ऐड कर दिया हमने, लेकिन पाकिस्तान में जो लास्ट टाइम मीटिंग होने वाली थी सार्क की, उसमें मोदी जी गए ही नहीं, बोले कि हमको पाकिस्तान के साथ कोई भी मीटिंग नहीं रखनी है, इनको सार्क से भगाने का कोशिश हो रहा है। तो ए और डी तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बी और सी कहां पे मिल रहा है? देखिए ऑप्शन सी, बी और सी हियर इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टेट के फॉर्मेशन पूछे हैं, सबसे पहले कौन सा स्टेट बना, सबसे लास्ट कौन सा स्टेट बना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक करंट अफेयर, ठीक है, रिसेंटली चीज हुई है, तेलंगाना कब बना है? तेलंगाना सेपरेट स्टेट, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को डिवाइड किया गया है ना। पहले आंध्र प्रदेश था, हैदराबाद कैपिटल था, अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 सेपरेट कंट्रीज बन चुकी है। आप मुझे कमेंट में बताइए इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरी है और कितने स्टेट है, ठीक है। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज बनाए गए हैं, और जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट था उसे भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो उसे स्टेट में काउंट नहीं करना है, ठीक है, वो यूनियन टेरिटरी में आ जाएगा। तो आज का आपका यही होमवर्क है, समझ लीजिए। कमेंट में बताइए इंडिया में कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तेलंगाना 2014 में आया था। देखिए उत्तराखंड और झारखंड दोनों भी जो है वो 2000 में आए थे, 2000 में 2 सेपरेट स्टेट इनको बनाया गया था। सबसे पहला अगर पूछा जाए हरियाणा 1966 में आया था। करेक्ट ऑप्शन देखिए उत्तराखंड पहले बना था, झारखंड बाद में बना था 2000 में। यहाँ पे कौन सा आना चाहिए? देखिए ACDB कहाँ मिल रहा है आपको? ACDB, बी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, LPG कहा था मैंने आपको, कब आया था ये? 1991, 1992 इस पीरियड में इसे इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था। कौन से इसके इम्प्लीकेशन पूछे गए हैं? देखिए इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, सब्सटेंशियल रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यस ऑफ कोर्स उसकी बात करते थे वो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यस। देखिए इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा गिर चुकी थी 1991 के पहले, ठीक है, बहुत ही पुअर कंडीशन थी। IMF से हमने लोन उठाया था बहुत सारा, जिसका भुगतान हम कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। ऑलरेडी 2-4 बड़े ऑर्गेनाइजेशन से भी हमने पैसे ले रखे थे। हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें बदलाव लाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, और ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है इंडिया की हिस्ट्री का, ठीक है। 1991 में आया था, ठीक है। कौन थे हमारे तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कमेंट में बताइए। इसके पहले ऑलरेडी LPG हमने डिस्कस कर लिया है 1-2 स्लाइड पहले, ठीक है, वापस वीडियो देखिए आपको समझ जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ पैटर्न ऑफ ए इंडिकेटिव प्लानिंग, यस इंडिकेटिव प्लानिंग की बात करते थे ये लोग, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ यानी कि ABC करेक्ट रहेगा। रिटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल सेक्टर, नहीं, पहले से ही तो हम ट्रेडिशनल सेक्टर की वजह से बर्बाद हो रहे थे, है ना, ट्रेडिशनल सेक्टर की वजह से। अब फिर से अगर हम ट्रेडिशनल ही सेक्टर को ज्यादा प्लान करते रहेंगे तो फिर हम मॉडर्न लिबरलाइजेशन कैसे लाएंगे इंडिया में? तो ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ट्रेडिशनल वाला बात आना नहीं चाहिए, तो D ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। तो ABC करेक्ट आंसर है। कहाँ दिया है?
ऑप्शन ए में दिया है, ABC इज द करेक्ट आंसर। 81 देखते हैं, अरेंज द इवोल्यूशनरी फेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमको पढ़ना है। ठीक है, पार्ट 2 में आ जाएगा हमारा ये। पार्ट 1 में पॉलिटिकल थिंकर से लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक, और पार्ट 2 में आपको पढ़ना होता है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन गवर्नेंस, साथ ही में इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, और इंडिया एंड वर्ल्ड के बीच का रिलेशन। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेज है, जो इवोल्यूशन है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले तो पॉलिटिक्स डायकोटोमी आई थी। ठीक है, तो ये तो रहेगा पहला। ठीक है, ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया हमको। ठीक है, डिसेंडिंग में पूछा है तो जो लास्ट में है वो आएगा, असेंडिंग में पूछा जो पहले आया था वो आएगा। उसके बाद आया था हमारा, देखिए जो डायकोटोमी है, डायकोटोमी जो दिया है पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो देखिए एक स्टेज, 5 स्टेजेस थे इसके। ठीक है, तो 5 स्टेजेस में जो है वो इवोल्यूशन इसका हुआ था। जो पहला स्टेज है एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी का, वो आया था 1887 से 1926 के बीच में। ठीक है, 1926 के बीच में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये सेकंड स्टेज था। ठीक है, ये कब आया था? देखिए 1927 से लेकर तो 1937 के बीच में। ठीक है, 1937 के बीच में आया था। उसके बाद देखते हैं एरा ऑफ चैलेंजेस। एरा ऑफ चैलेंजेस जो है थर्ड स्टेज है, 1938 के बाद ये आया था। ठीक है, 1947 तक ये जो है स्टेज चला था। उसके बाद देखते हैं क्राइसिस आइडेंटिटी आई थी 1948 से 1970 के बीच में। 1970 के बीच में आई थी। और सबसे लास्ट आई थी पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, जो कि बहुत ही रिसेंटली है, सॉरी 1971 में आई थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले बी आया था, फिर ए आया था। कहाँ पे दिया है? बी ए यहाँ पे दिया है। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है, स्टार्ट करते ही आपको सबसे पहले इवोल्यूशनरी फेजेस दिख जाएंगे। फेजेस ही यानी यहाँ पे स्टेजेस पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे फेमिनिज्म हम पढ़ते हैं 3 वेव्स में, उसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी धीरे धीरे इवोल्यूशन आया है, धीरे धीरे बदलाव लाए गए हैं। तो ये उन्हीं बदलाव को पूछा गया है कि पहले कौन सा बदलाव आया था, दूसरा कौन सा आया था। तो पहले से लास्ट तक हमको लेना है, असेंडिंग में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन फॉरेन पॉलिसी इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। फॉरेन पॉलिसीज कब आई थी? ये इंडिया की सारी फॉरेन पॉलिसीज है। लाहौर बस पॉलिसी किसके बीच में आई थी? इंडिया और किसके बीच में आई थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब एक चीज सबको पता है, ठीक है, एक तरह का हमारा अचीवमेंट है भाई, शक्ति 98 बोला जाता है इसको, शक्ति 98, यानी कि 1998 में आया था ये। पोखरान का सेकंड टेस्ट हमने किया था। जल्दी से कमेंट में बताइए पोखरान का पहला टेस्ट कब हुआ था? मैं आपको उस टेस्ट का नाम बता देता हूं, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, जैसे 98 में जो सेकंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया था पोखरान राजस्थान में, उसका नाम था शक्ति 98, और जो पहले हुआ था फर्स्ट टेस्ट उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। आपको कमेंट में बताना है कब आया था। चलिए, लाहौर और बस डिप्लोमेसी ये 1999, ठीक है, 1999 में बस स्टार्ट की गई थी भैया, इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बीच का भाईचारा बढ़ाने के लिए। लेकिन इनको हमारी लैंग्वेज समझती कहाँ है? भाईचारे वाली ना, तो हम उनको आजकल उन्हीं की लैंग्वेज में समझा रहे हैं ना। उरी मूवी सबने देखा ही होगा, हाउस द जोश, जोर से मत चिल्लाइएगा, हाय सर। ठीक है, चलिए, गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन मैंने आपको बताया था, गुजराल डॉक्ट्रिन कब आया था? ये गुजराल जो हमारे पीएम बने थे, 12th पीएम, 1996 में आया था गुजराल डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले आई थी लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, कब आई थी लुक ईस्ट पॉलिसी? 1992 में। तो ऑप्शन देखिए कौन सा होना चाहिए यहाँ पे, बी, सी, डी और ए। ठीक है, कहाँ पे दिया है? बी, सी, डी, ए, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ अ सिस्टम थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन। जो इंटरनेशनल की सिस्टम थ्योरी है, इनमें से कौन से थिंकर जो है वो बिलोंग नहीं करते हैं उससे। ठीक है, देखिए C.W. मैनिंग, बोल्डिंग और कैप्लॉन, ये जो तीनों भी है
ये तीनों भी बिलोंग करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, छुपके इन सबके बीच में बैठा है, जो है कार्ल ड्यूस। इनका जो थ्योरी है उसका नाम था कम्युनिकेशन थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, नॉट पूछा है, ठीक है। तो कार्ल ड्यूस कम्युनिकेशन थ्योरी से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई सिस्टम थ्योरी इन्होंने नहीं दी है, इनकी थ्योरी का नाम था कम्युनिकेशन थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म। अब जैसे कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है इवोल्यूशन देखा है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, अब देखेंगे लिबरलिज्म का। अब लिबरलिज्म सभी को पता है क्या होता है, किस चीज की बात करता है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म बात करता है लोगों के प्रॉपर्टी के राइट्स की, राइट टू लिबर्टी की, राइट टू प्रॉपर्टी की, राइट टू लाइफ की, है ना। इसीलिए कैपिटलिज्म वाले इसके सपोर्टर्स है लिबरलिज्म के, और मार्क्सिस्ट जो है वो लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि लिबरलिज्म की वजह से ही कैपिटलिज्म आया है, ठीक है। तो इवोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इवोल्यूशन क्या हुआ, सबसे पहले तो लिबरलिज्म के पॉइंट्स बताए थे। देखिए, लिबरलिज्म बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट है, जॉन लॉक के पहले से आप पढ़ते आ रहे हो लिबर्टी लिबरलिज्म के बारे में, लेकिन जो रियल इवोल्यूशन है वो हुआ था मॉडर्न सेंचुरी में, ठीक है। तो सबसे पहले बात की गई थी निगेटिव लिबरलिज्म की। कौन थे पॉइनर, निगेटिव और पॉजिटिव। लिबर्टी को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया था। किसने किया था, आइजिया बर्लिन ने, ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी। इसके ऊपर एक डिटेल स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने आइजिया बर्लिन के ऊपर, जल्दी से ये वीडियो खत्म होते ही उसे चेक करिएगा। आइजिया बर्लिन से लेकर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड फेज में आया था, देखिए, पॉजिटिव लिबरलिज्म, CA। उसके बाद आया था इगैलिटेरियनिज्म। अब इगैलिटेरियनिज्म क्या होता है, ठीक है। इगैलिटेरियनिज्म या इगैलिटेरियन थिंकर उन्हें कहा जाता है जो हर एक सिंगल ह्यूमन की या हर एक इंडिविजुअल की इक्वलिटी की डिमांड करते हैं। उनका कहना है कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाए, उनको इक्वलिटी का राइट मिलना चाहिए। पॉजिटिव लिबरलिज्म किस चीज की बात करते हैं, स्टेट को पावरफुल बनाने की बात करते हैं, कुछ थोड़े पावर देने की बात करते हैं स्टेट को। और जो निगेटिव लिबरलिज्म है वो स्टेट को पूरी तरह से क्रिटिसाइज करता है। आइजिया बर्लिन सपोर्टर है निगेटिव लिबर्टी के, ठीक है। साथ में बहुत सारे थिंकर है जो कि सपोर्टर है निगेटिव लिबर्टी के। उनका कहना यह है कि निगेटिव लिबर्टी होनी चाहिए, सरकार हमें कोई चीज की रोक टोक कभी ना लगाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन CABD करेक्ट होना चाहिए, CAB। देखिए बी ऑप्शन में CABD इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 85 को, इनमें से कौन से निम्नलिखित जो पॉलिटिकल थिंकर्स है उनमें से कौन से पॉजिटिव लिबरलिस्ट हैं, ठीक है। देखिए, लास्की है क्या पॉजिटिव, नहीं। लास्की इक्वलिटी की बात करते हैं, बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी है लास्की की, राइट की डेफिनेशन, इक्वलिटी की डेफिनेशन बहुत ही बढ़िया है, और ये पॉजिटिव लिबरलिस्ट नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाता है यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। कौन है, हेरोल्ड लास्की, स्पेंसर, ये सारे भी पॉजिटिव लिबरलिस्ट नहीं है। हेरोल्ड लास्की इज अ पॉजिटिव लिबरलिस्ट, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। कहाँ पे आ रहा है ये, पार्ट 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट का ये पार्ट है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 74 बोलता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 74 यहाँ पे कहा दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है। लेकिन आर्टिकल 74 का जो पहला क्लॉज है उसमें ये बोला गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। 2-3 क्लॉज दिए हैं इसमें से, क्लॉज 1 में जो है वो प्रेसिडेंट और इनके बीच का रिलेशन आता है, यानी कि ऑप्शन सी, आर्टिकल 74(1). चलिए, आर्टिकल 72 क्या है, बहुत ही बढ़िया है भैया, पार्डन का पावर है प्रेसिडेंट का। किसी को फांसी हो रही है, जाइए प्रेसिडेंट के पास, उन्हें पत्र लिखिए, बोलिए आपको फांसी ना हो। अगर प्रेसिडेंट हाँ बोल देते हैं तो आपको फांसी नहीं होगी। आर्टिकल 72
पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत कम लोगों की फांसी माफ की है। अगर आपको मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा फांसी माफ करना कौन से प्रेसिडेंट ने की है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी और साथ में प्रतिभा जी पाटिल, इन दोनों ने बहुत से लोगों को जो है वो पार्डनिंग पावर का यूज करके फांसी से बचाया है। ठीक है, वो कोई क्रिमिनल नहीं थे, उनका रिकॉर्ड अच्छा था, इसलिए उनको फांसी से रोक दिया गया। ठीक है, टर्म खत्म नहीं होती है, टर्म बढ़ते रहती है उनकी जेल की, लेकिन उनको फांसी नहीं दी जाती। ठीक है, चलिए 1954 इंडिया साइड अ पंचशील एग्रीमेंट विथ विच नेबरिंग कंट्री। किसके साथ साइन किया था भैया? चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट, क्योंकि इसके पहले इंडिया और चाइना के बीच में सीनो इंडिया वॉर हुआ था, सीनो इंडिया, और पंचशील एग्रीमेंट को ही सीनो इंडिया एग्रीमेंट भी बोला जाता है। इसके बीच में साइन हुआ था चाइनीज प्रेसिडेंट और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, तो चाइना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, पंचशील एग्रीमेंट इनके बीच में साइन किया गया था। लेकिन इसमें पंचशील यानी कि 5 पॉइंट्स दिए थे। ठीक है, 5 फीचर्स थे इसके, 5 एलिमेंट्स थे इस एग्रीमेंट के, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बोल सकते हो आप इसे। कौन से थे ये जानना बहुत जरूरी है। आने वाले एग्जाम में क्या पता आपको एग्रीमेंट के पॉइंट्स पूछ ले, तो पॉइंट्स भी पता होना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट कौन सा था? देखिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स सोवेनिटी। ठीक है, अपनी सोवेनिटी का म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, साथ ही में म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होना चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर। ठीक है, यानी कि आप हमारे इसमें नोज मत पोक करिए, हमारे इंटरनल अफेयर में, हम आपके इंटरनल अफेयर में पोक नहीं करेंगे अपनी नोज, है ना। ठीक है, नाक नहीं घुसाएंगे आपके काम में। लेकिन चाइना इस एग्रीमेंट को पूरी तरह भूल चुका है। जब भी हम पाकिस्तान को कोई भी एक यूनाइटेड नेशन की असेंबली में हो चाहे या कहीं पे भी एक इंटरनेशनल फोरम पे क्रिटिसाइज करने की बात करते हैं पाकिस्तान को, तो चाइना आ जाता है अपना नोज लेके बीच में, है ना। तो वो कभी फॉलो ही नहीं करता है, पेंगोंग के पास आके खड़ा हो गया है, बोल रहा है कि हमको अरुणाचल प्रदेश दे दो, हमको भैया लद्दाख के ऊपर का एरिया दे दो। मजाक है क्या? ऐसे ही दे देंगे इनको हम, है ना। तो ये एग्रीमेंट तो वो पूरी तरह से भूल चुके हैं, पंचशील एग्रीमेंट। मुझे लगता है कि हम नया एग्रीमेंट करना चाहिए, जैसे पाकिस्तान को हमने उरी में दिखा दिया था कि हम क्या कर सकते हैं, वैसे एक बार चाइना के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एग्रीमेंट है, ये सॉरी कुछ नहीं, एग्रीमेंट है और इसके 5 पॉइंट है जो कि मैंने आपको अभी बताया, नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट एग्जाम में क्या पता पूछा जाए, तो बी प्रिपेयर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द टोटल रिवॉल्यूशन ऑफ जयप्रकाश नारायण। ठीक है, टोटल रिवॉल्यूशन के बारे में उन्होंने बात की थी, उनकी एक बुक आई थी प्रिजन डायरी। ठीक है, कब आई थी ये बुक? 1977 में आई थी। ठीक है, 1977 में ये बुक आई थी जयप्रकाश नारायण की, जिसका नाम था प्रिजन डायरी। ठीक है, अब ये जो है टोटल रिवॉल्यूशन, ये जो कंसेप्ट है वो उन्होंने किसके अगेंस्ट दिया था? भैया इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी उनके करप्शन को, ठीक है, देखते हुए और इंडिया की हालत देखते हुए जयप्रकाश नारायण ने एक नारा लगाया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था टोटल रिवॉल्यूशन का। उन्होंने कहा था कि सरकार बदलो, सरकार की जो पॉलिसीज है, जो अच्छी पॉलिसीज नहीं है उनको बदलो। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें इन्होंने कही थी इनके। देखिए जयप्रकाश नारायण को का एक फेमस नाम से वो जाने भी जाते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए सबको, इनको जाना जाता था लोकनायक नाम से। ठीक है, लोकनायक, लोकनायक यानी कि लोगों का हीरो, है ना, नायक राजा हीरो, लोकनायक नाम से भी जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, ठीक है, जाने जाते थे। चलिए, तो पहला पॉइंट देखिए, इट कैन बी ट्रेस्ड टू हिज नोट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि उनकी प्रिजन डायरी नाम की जो बुक थी उसमें दिया गया था ये। बाद में देखिए बर्डन ऑफ करप्शन, क्रम्बलिंग इंडियन पॉलिटी, यस, ये भी बताया मैंने आपको, इंदिरा गांधी के टर्म में जो करप्शन हो रहा था, इंडियन की जो हमारी पॉलिटिक्स है उसका दर्जा गिरते जा रहा था, करप्शन बढ़ रहा था, ऑथोरिटेरियनिज्म बढ़ रहा था, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा था लोगों के बीच में। इसके वजह से उन्होंने कहा था कि टोटल रिवॉल्यूशन लाओ, इंदिरा गांधी जी को हटाओ और हमारी सरकार बनाओ। His quest for moral society as the basis of democracy was the guiding force behind his total revolution. Yes, of course, this is also correct. And his concept of total revolution was based on his support for political centralization and economic
डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पॉलिटिक्स का जो है वो सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और इकोनॉमिक पॉलिसीज या इकोनॉमिक जो हमारा सिस्टम है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। चारों भी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, चारों भी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कहाँ मिल रहा है आपको, ए बी सी डी, ठीक है, ऑप्शन सी हियर विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट यूनाइटेड पीस कीपिंग मिशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ही ये पार्ट है, पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, कोई कंट्री जहां पे उनको मदद होती है बाहर के कंट्रीज की, बाहर के आर्मीज की, या वहां पे अगर शांतता लानी है तो अलग अलग कंट्रीज जो है वो अपने ट्रूप्स, अपने सोल्जर्स भेजती है वहां पे पीस कीपिंग मिशन के लिए, ठीक है। और एक बात आप सबको जाननी बहुत जरूरी है कि इंडिया ने आज तक 2,40,000 के आसपास ट्रूप्स जो है वो यूनाइटेड नेशन की जो ये मिशन है पीस कीपिंग मिशन में भेजे गए हैं, ठीक है। और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया जिन्होंने इतने सारे लोगों को भेजा है आज तक, ठीक है, इस पीस कीपिंग मिशन में। और अराउंड 50 या 49 to 50 मिशंस में हमने पार्टिसिपेट किया है। तो भैया हमारा कंट्रीब्यूशन दुनिया वालों को पता होना चाहिए कि इंडिया की ताकत क्या है। 2.5 लाख सोल्जर अगर हम लोगों की मदद के लिए भेज सकते हैं तो भैया पाकिस्तान वालों समझ जाओ, अगर उसमें से आधे भी हमने भेज दिए बाउंड्री के थोड़ा सामने तो कोई भी कंट्री हमसे पंगा लेना नहीं चाहिए, ठीक है। इट इज, देखिए ऑप्शन पे देखते हैं, इट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर, दिया है क्या चार्टर में, इसके बारे में डिटेल नहीं दिया गया है, ठीक है। अब तक ये पूरी तरह से बताया नहीं गया है कि इनका जो है वो एक्सप्लिसिटली इनके चार्टर में क्या क्या चीज ऐड करनी चाहिए, और यूनाइटेड चार्टर में उसके बारे में कुछ भी बात की गई नहीं है, डिटेल एनालिसिस नहीं दिया गया है, ठीक है। साथ ही में इट इज द सोल प्रोप्रोगेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, नहीं, यूनाइटेड नेशन की एक सेपरेट काउंसिल है, 14 या 15 लोगों का एक काउंसिल होता है, ठीक है। वो पीस कीपिंग मिशन के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, वो वहां पे इंचार्ज होते हैं, एक पर्सन को इंचार्ज किया जाता है। अभी आप मुझे बताइए कि करंटली यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो मिशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है। ये तो मैंने आपको बता दिया, 14 से 15 लोगों का एक काउंसिल होता है। इट हैज अंडरगोन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, ठीक है। पोस्ट कोल्ड वॉर यानी कि कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ, 1990 में, ठीक है, 1990, यहाँ पे पोस्ट पूछा है, यानी कि इसके बाद 1990 के बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। यस ऑफ कोर्स चेंजेस आए हैं। इंडिया एंड अमेरिका हैव जॉइंटली स्पॉन्सर्ड इट। देखिए इंडिया ने ट्रूप्स तो बहुत सारे भेजे हैं आज तक, लेकिन स्पॉन्सर नहीं किया है कभी, इंडिया स्पॉन्सर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी तो ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए, कहां मिल रहा है, ये कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया। कौन सा होना चाहिए यहाँ पे, ए और सी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन हमारे की में कुछ अलग ही आंसर दिया है, तो फिर से चेक कर लीजिए, ए और सी ही करेक्ट ऑप्शन इसका होना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर डिस्कस करेंगे भाई कट ऑफ क्या लग सकता है इस बार। लास्ट क्वेश्चन देखिए, पैट्रिक डनलेवी हैज इन्यूमरेटेड which of the 3 key components of new public management NPM, ठीक है। कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, फैक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से दिए हैं, 3 इंपॉर्टेंट कौन से होने चाहिए। देखिए यहाँ पे पैट्रिक जो है वो अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें तो ये एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते हैं ये। इन्होंने देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन से इंपॉर्टेंट 3 की एलिमेंट्स है इनकी जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उसकी। देखिए ब्यूरोक्रेटाइजेशन, रिजिडिटी, टिमिडिटी, नहीं, ये तो आती ही नहीं है ना बात। पब्लिक मैनेजमेंट में ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं हो सकती है, रिजिडिटी की बात नहीं होती है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अथॉरिटी, नहीं, पब्लिक मैनेजमेंट की बात हो रही है भैया, सेंट्रलाइजेशन और पावर अथॉरिटी की बात नहीं होगी, यहाँ पे सरकार की बात नहीं हो रही है। कंजर्वेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल एंड कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे देखिए रूढ़िवाद की भी बात नहीं होती है यहाँ पे। कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव तो हो ही नहीं सकते ये, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा एडवांस करने के पीछे लगे हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को या मैनेजमेंट को। तो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन डी, डिसएग्रीगेशन, कंपटीशन एंड इंसेंटिवाइजेशन, है ना, क्वालिफाई करना है। आंसर की तो मैंने दे दी है आपको,
आप ये करेक्ट आंसर रहने वाली है। अदरवाइज अगर आप वेट कर रहे हो सेकंड की का तो कोई बात नहीं है। एक बार अपना स्कोर चेक कर लीजिए। अगर आप 65 टू 69 के बीच में स्कोर करते हो, ठीक है, मिनिमम 65 और मैक्सिमम 69, इसके बीच जीआरएफ के लिए आप क्वालिफाई कर सकोगे, ठीक है, जीआरएफ आपको मिलेगा, ठीक है। आपका एम जीआरएफ का ही होना चाहिए, ठीक है। आने वाली एग्जाम में भी आपका टारगेट जीआरएफ होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ नेट, जिनको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडी नहीं करनी है भैया, 58 टू 61 फिर भी कट ऑफ हाई ही जाने वाला है, ठीक है। सिर्फ नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 58 और 61% तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो अभी आप चेक करिए आंसर, और अगर हो सके तो कमेंट्स में मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। और जिन लोगों का स्कोर जीआरएफ और नेट क्वालिफिकेशन के बीच में आ रहा है, भैया तालियां आपके लिए, वेरी गुड, आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई है, ठीक है। अगर सिर्फ नेट हुआ है कोई बात नहीं है, कॉलेज में जाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब आपके लिए वेट कर रहा है। अगर जेआरएफ के लिए नहीं क्वालिफाई हो रहे हो फिर भी कोई बात नहीं है भैया, जॉब करते करते एक्सपीरियंस भी लीजिए, और आने वाले जून में जो सेशन होने वाला है उसमें जेआरएफ ले लीजिए, पीएचडी करिए आराम से, गवर्नमेंट सारा खर्चा करेंगे आपका, ऊपर से आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे, ठीक है, जिसे स्टाइफन बोला जाता है। तो इस तरह से हमने जो है वो पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है। 90 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हमने, क्योंकि जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है सॉरी, जो 10 क्वेश्चन है वो कॉम्प्रीहेंशन से आए हैं, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन से। तो कॉम्प्रीहेंशन तो देखिए कॉमन सेंस वाला है, वहां पे कोई लॉजिक है नहीं। जो ठीक से पढ़ सकता है, जिनका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है सब्जेक्ट का, वो भी कॉम्प्रीहेंशन इजीली सॉल्व कर सकता है। तो वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन 90 क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप, आई होप आप सभी को जो है वो जो डाउट्स थे एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सॉल्व हो चुके हैं अभी। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, मुझे कमेंट में बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम स्टार्ट कर देंगे हमारा जो कंटिन्यूएशन करेंगे हम हमारे टॉपिक्स का, सोवर्निटी, जस्टिस वगैरह जो आगे के चैप्टर से उन्हें लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।